दोस्तों बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S25 बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो तो गैलेक्सी S25 में इस बार क्या नया आएगा, तो इस बार देख के लग रहा है कि गैलेक्सी S25 अपना नया स्लिम वर्जन निकाल सकता है, यानी कि S25 का पहले से ज्यादा स्लिम वर्जन। अब जैसे कि खबरें आ रही थी आईफोन 17 के साथ एप्पल अपना एक स्लिम आईफोन निकाल रही है, जिसके अंदर आपको आईफोन 17 एयर देखने को मिल सकता है, जिसकी थिकनेस आपकी 6 mm तक जा सकती है, जो कि पतला और स्लीक आईफोन होगा। तो वैसे ही सैमसंग ने सोचा कि हम भी अपना स्लिम मॉडल निकाल लेते हैं। लेकिन बात एक ही, जो स्लिम मॉडल है शायद आपका लॉन्च नहीं हो गैलेक्सी S25 की सीरीज के साथ, और इसे आगे चल के सैमसंग Q2 2025 में यहाँ पे लॉन्च करे, क्योंकि ये IMEI डेटाबेस और हर जगह पकड़ा गया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है कि सैमसंग वालों को एक प्रॉब्लम आ रही है, और इवन एप्पल को भी प्रॉब्लम आ रही है कि इतनी थिकनेस यहाँ पे मेंटेन कैसे करे, क्योंकि बैटरी लाइफ भी यहाँ पे मेंटेन करनी है, और बड़ी बैटरी को छोटा करने के लिए टेक्नोलॉजी तो डेवलप है, लेकिन अभी भी इस चीज को प्रोडक्शन रेडी करने में इन्हें टाइम लग रहा है, जिस वजह से यहाँ पे लॉन्च के अंदर डिले आ रहा है। इवन एप्पल भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में, क्योंकि आईफोन 17 के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के मॉडल के अंदर 6 mm की थिकनेस चाहिए, तो यहाँ पे बैटरी को और ज्यादा पतला करना पड़ेगा। अब बैटरी पतला कितना कर पाते हैं और किस हद तक अचीव हो पाता है और कितना पतला आईफोन होता है, ये देखने वाली बात होगी। और सैमसंग के बारे में बोलना चाहूंगा कि सैमसंग का S25 सीम के साथ एक चीज जो मेरे को बहुत ही पसंद आ रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके अंदर S24 अल्ट्रा लेवल का कैमरा होगा। अभी आपको पता है कि सैमसंग की S लाइनअप में क्या होता है, S24 आता है, S24 प्लस और S24 अल्ट्रा है। यहाँ पे S24 24 प्लस में कैमरा सेटअप सेम होता है, लेकिन अल्ट्रा में कैमरा काफी एडवांस और बेटर हो चुका होता है। सेम कहानी S25 S25 प्लस और S25 अल्ट्रा में होगी, लेकिन अगर अल्ट्रा जैसा कैमरा अगर S25 स्लिम में आता है तो एक बहुत ही सही चीज है। इसी के साथ ही यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि आखिर सैमसंग S25 में चिपसेट कौन सा होगा, क्योंकि हाल फिलहाल देखा तो करंट ह्यूमर तो ये कहता है कि S25 S25 प्लस में एक्सिनोस डालेंगे और अल्ट्रा में यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ रीजन्स के अंदर ये लोग तीनों ही फोन्स के अंदर आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर डालकर दे। इंडिया में क्या डाल कर देंगे, ये एक देखने वाली बात है। और इसी के साथ ही आप बात कर सकते हो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के नए जनरेशन वाले प्रोसेसर की, क्योंकि क्या हुआ है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट तो मार्केट में, लेकिन 8 एलीट 2 के लीक्स आने लग गए हैं, और 8 एलीट के फोन्स अभी तक नहीं है, और जिनका कहना है कि 20% बूस्ट होगा 8 एलीट 2 का। हालांकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट और डिमेंसिटी 9400 के फोन अभी कुछ दिन में आने वाले, GT7 Pro का भी लॉन्च होने वाला है, और ओप्पो के फाइंड सीरीज का भी लॉन्च होने वाला है। सिंपल सी बात है कि इन दोनों फोन के लॉन्चेस के बाद ही पता चला कि ये जो दोनों प्रोसेसर है इनके अंदर आखिर हीटिंग वगैरह कितनी हो रही है, ये देखने वाली बात है। इसके साथ ही बात करें तो जियो से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अगर आपने जियो का 5G यहाँ पर यूज किया होगा, तो यहाँ पे ऐसा क्लेम किया जा रहा है जियो की तरफ से कि 5G के अंदर अगर आप नेटवर्क के अंदर मोबाइल डेटा को यूज करेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ होगी वो ज्यादा मिलेगी, और आप 20 to 40% ज्यादा बैटरी लाइफ निकाल सकते हैं मोबाइल डेटा के अंदर। बेसिकली वो पावर को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं, स्मार्ट स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या रहेगा, मोबाइल फोन जो रहेगा वो स्पेक्ट्रम यहाँ पे शिफ्ट कर पाएगा, जिसके कारण जो मोबाइल फोन है वो जियो के नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा, और वहां पे आपको एक अच्छा रिलायबल नेटवर्क के साथ साथ एक अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी शायद ज्यादातर जो नए फोन आ रहे हैं उनमें काम करे, क्योंकि 5G के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि 5G के फोन यहाँ पे ज्यादा बैटरी खाते थे इनिशियल लेवल पे, लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा इंप्रूवमेंट आने लगा, जो थोड़े नए फोन आ रहे हैं उनके अंदर बैटरी काफी डिसेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। खैर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है और किस हद तक ये चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है। इसके साथ ये भी पता चलता है कि रिलायंस जियो जो है वो इंडिया के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया इन टर्म्स ऑफ डेटा यूजेज कंजम्पशन, यानी कि रिलायंस जियो के जो यूजर्स है वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डेटा को कंज्यूम करते हैं, और ये डेटा इतना ज्यादा होता है कि पूरी दुनिया की किसी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर से ज्यादा है। इसके बाद जिस कंपनी का नाम आता है वो है चाइना की चाइना मोबाइल, लेकिन जियो यहाँ पे जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डेटा उसके यूजर्स यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, ग्लोबल लेवल पे ही सबसे ज्यादा है। इसके साथ अगली चीज आती है फीचर फोन से रिलेटेड। आप लोगों को मालूम है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्टफोन के साथ साथ फीचर फोन मार्केट में, और एक साल में 290 मिलियन फीचर फोन बिकते हैं, और इस रेस के अंदर 30% जो फीचर फोन है वो आपके यहाँ पे जियो के होते हैं, यानी कि जियो का जियो फोन भारत। और जब जियो फोन आया था तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि जियो वाले मोबाइल फोन के अंदर फीचर फोन क्यों निकाल रहे हैं, स्मार्टफोन क्यों नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो उनकी कहानी बिल्कुल सॉर्टेड थी। उनको पता था कि यहाँ पे 2G यूजर बेस बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग फीचर फोन यूज करते हैं, और इसको टारगेट करना और इन्हें हमें 4G के ऊपर स्विच करना है। इस तेजी से यहाँ पे जियो ने अपने फीचर फोन के ऊपर काम किया और अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिजाइन किया, जिसके अंदर दूसरी कंपनीज भी 4G इनेबल्ड फीचर फोन बना सकते हैं, और ये बेसिक फीचर फोन होते हैं जिसके अंदर UPI पेमेंट भी कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी देते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल सॉल्यूशन उन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया था। इसी वजह से देखा जाए तो जियो ने फीचर फोन वाला मार्केट बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रखा है, और इसी वजह से देखा तो जियो की जो रीच होती है स्मार्टफोन वाले स्पेस में वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन वाले स्पेस में उसको यहाँ पर खेलना ही नहीं है। खैर जियो की मैंने बहुत बात कर लिया, BSNL के बारे में बात करना चाहूंगा। क्या आप लोगों को मालूम है जो BSNL है यहाँ पे उसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट की सर्विस शुरू की गई है, जिसके अंदर जो यूजर्स होते हैं वो इमरजेंसी कॉल सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे SMS को भेज सकते हैं, यहाँ तक कि UPI पेमेंट्स भी की जा सकती है डायरेक्ट टू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज
करके, यानी कि मोबाइल फोन आपका डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, लेकिन हाँ इसके लिए आपके मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर वगैरह होना जरूरी है। लेकिन देख के अच्छा लगा कि यहाँ पे BSNL कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे कर रहा है। इसके साथ ही बात करें तो सोनी के PS5 Pro का इंतजार आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि सोनी का PS5 Pro यहाँ पे जल्दी नहीं आने वाला है। एक सिंपल सी बात है कि PS5 Pro का ग्लोबल लॉन्च हो चुका है। इंडिया के अंदर यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो वाईफाई यूज करते हैं उसके अंदर 6 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस बैंड जो इंडिया में इसके लिए अप्रूवल नहीं मिला, जिस वजह से PS5 Pro को इंडिया में लोग लॉन्च नहीं कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि इसको क्यों लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया में काफी सारे वाईफाई वाले डिवाइसेस आते हैं जो कि इस सब बैंड को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या करती है कंपनी इस चीज को सॉफ्टवेयर से डिसेबल कर देती है कि चलो 6 गीगाहर्ट्ज का इंडिया में सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं लेकिन इस चीज को हम लॉक कर देते हैं, तो इंडिया के अंदर ये फीचर यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मली अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो। शायद ये चीज करके सोनी वाले PS5 Pro को लेकर आए, या फिर PS5 Pro में कुछ चेंजेस करके इसको इंडिया में लॉन्च करे, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ यार, PS5 Pro के इंडिया लॉन्च में डिले आया, तो जैसा मैंने बोला था ये शायद अगले साल ही शायद आपको इंडिया के मार्केट में देखने को मिले। और इसी के साथ ही बात करें टॉप स्मार्टफोन सेल्स जो थर्ड क्वार्टर 2024 में हुई, तो यहाँ पे iPhone 15 की सेल सबसे ज्यादा हुई थी, फिर iPhone 15 Pro Max बिका, फिर iPhone 15 Pro बिका। अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड के अंदर, तो एंड्रॉइड के अंदर सैमसंग की गैलेक्सी A15 4G की सेल्स ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा थी, और A15 5G उसके बाद सबसे ज्यादा बिका। इवन देखा जाए तो iPhone 14 की भी सेल्स यहाँ पे काफी जबरदस्त हो रही थी। खैर ये नया डेटा आया निकल के, जिसे देख के लगता है कि मोबाइल फोन्स के अंदर जो सेल्स होती है वो ग्लोबल लेवल पे पुराने फोन्स की और अलग टाइप के फोन्स की ज्यादा होती है। खास तौर पे फ्लैगशिप के अंदर आईफोन का बोलबाला रहता है, और एंड्रॉइड के अंदर जो मिड रेंज और बजट फोन्स रहते हैं ना उनका बोलबाला रहता है। और सैमसंग के बाद जिस कंपनी के फोन यहाँ पे ज्यादा बिकते हैं वो है आपकी रेडमी 13C भी यहाँ पे ग्लोबली काफी ज्यादा बिका है। इसके साथ एक और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है होंडा से रिलेटेड, क्योंकि होंडा एक्टिवा ने टीजर रिलीज किया, जिसे देख के लगता है कि शायद होंडा वाले अपनी इलेक्ट्रिक एक्टिवा को बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में निकालने वाले। अब देखने वाली बात होगी ये किस तरीके से कंपीट करती है, क्योंकि मार्केट के अंदर एथर एनर्जी है, ओला इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है हीरो मोटोकॉर्प की विडा, TVS की iQube और बजाज की चेतक है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज आपको देखने को मिलती है नई होंडा इलेक्ट्रिक में। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो 2 व्हीलर के अंदर आए, सच बता रहा हूँ इंडिया में मार्केट बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। कई सारी कंपनीज अब इंडिया को टारगेट कर रहे हैं और इसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डेवलप कर रही है और डिजाइन कर रही है। देखने वाली बात होगी आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे क्या रहता है। और तो दोस्तों यार यही थी कहानी इस हफ्ते की, ये कुछ थी इस हफ्ते की टेक न्यूज। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।